Good evening, ladies and gentlemen. If, as many call it, if RSS is the fountainhead, the mothership of the BJP, then the man who is sitting here, Dr. Krishna Gopal Sharma, possibly is the umbilical cord, which is the main coordination man between the BJP and the RSS. Dr. Sharma, many of you would not know, in 1970s, a long time from here, when people were not even thinking of climate change, has already had a PhD. He's a doctor, and his PhD thesis was Impact of Climate Change on Mustard Flower. So he was thinking ahead of his time, even at that point of time. He has been an active pracharak, in fact, and through the 1970s and there onwards, Dr. Sharma has worked actively across the country. One of his scheme, which has been a success as far as the RSS is concerned, is the Dhanvantri project. It's a very interesting rural health scheme, and we'll get Dr. Sharma to speak more about this. Warm welcome and a big round of applause for Dr. Sharma before we start the session. सर, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए, तो सब जो हेडलाइंस थी, उस हेडलाइंस के बाद एक बड़ी हेडलाइन ये भी थी कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा का एक बड़ा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी उनको दी गई है। वो होंगे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सरकार के कोऑर्डिनेटर। बीच में वो देखेंगे कामकाज। पिछले करीब 5 सालों में ये जो चैलेंजिंग रोल आपका रहा है, कैसा रहा? क्या क्या आपकी चैलेंजेस इसमें रहे और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि सक्सेस रही? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि हम कोई सरकार के और संघ के बीच के कोऑर्डिनेटर हम नहीं हैं। जो कोऑर्डिनेशन की बात आप कहते हैं, हमारे संघ के स्वयंसेवक देश भर में बहुत सारे संगठनों में काम करते हैं। वे संघ के स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक होने के नाते हमारे उनके संबंध अच्छे हैं, हमारी उनकी मित्रता रहती है। जब कभी उनको आवश्यक लगता है तो स्वयंसेवक के नाते वे हमारे साथ विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। तो हमारा संबंध उन स्वयंसेवकों के साथ रहता है। हमारा संबंध कोई पार्टी के साथ नहीं रहता है। पार्टी अपना काम करती है। तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम कोई भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, सभी संगठनों में रहने वाले स्वयंसेवकों के साथ हमारे संबंध रहते हैं, वे संबंध मानते हैं। इस कारण से हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हम लोग मित्रता के नाते से बातचीत करते हैं। तो नागपुर में जो रेशम बाग है वो हाई कमांड नहीं है सरकार का? नागपुर का रेशम बाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेड ऑफिस है, केंद्रीय कार्यालय है। हमारे सारे स्वयंसेवकों के लिए वो एक श्रद्धा का केंद्र है। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी ने वहां पर संघ का एक प्रशिक्षण का केंद्र प्रारंभ किया था और उनका अंतिम संस्कार वहां हुआ, उनकी समाधि वहां पर है। सारे स्वयंसेवकों के लिए वो नागपुर एक अच्छा आस्था का केंद्र है। संघ का कार्य वहां से प्रारंभ हुआ है। ये स्वयंसेवक आते हैं, बातचीत करते हैं। 4 सितंबर 2015 को बड़ी खबर थी दिल्ली में कि राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, मनोहर पर्रिकर उस समय कैबिनेट में थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, जेपी नड्डा 10 घंटे तक संघ के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि क्या क्या काम किया और क्या क्या होना बाकी है। हम पत्रकारों को स्पष्ट कर दें, ऐसा कुछ होता नहीं है। संघ कोई हिसाब किताब लेता है जो आप लोग प्रकाशित करते, ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई अथॉरिटी भी हमारी नहीं है भाई। हाँ, स्वयंसेवकों के नाते फिर मैं बता रहा हूं, स्वयंसेवकों के नाते परामर्श करना एक भिन्न बात है। वे भिन्न भिन्न मुद्दों पर परामर्श करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी स्वयं सेवक हैं, उनसे भी वो भी करते हैं आपसे विचार विमर्श? हाँ, वो भी करते हैं। किन विषयों पे? सभी विषयों पर हो सकता है। जिन विषयों पर उनको इच्छा होगी उन विषयों पर आकर के चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है?
आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स में संघ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, भाजपा में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आरएसएस का जो काडर है उसको मानते हैं कि भाजपा की ताकत ही वही है। आपने खुद 2014 से चुनाव से पहले ये भी माना जाता है कि आपने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है बीजेपी का उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया, सक्सेस में कहीं ना कहीं आपका बड़ा हाथ है। नहीं, ये भी गलत है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में संघ का कोई रोल नहीं रहता है, सारा रोल उसी पार्टी का होता है। दे हैव टू डिसाइड। सो इफ, जैसे आपने कहा दे हैव टू डिसाइड, अगर कोई कैंडिडेट है और लोकल जो यूनिट है संघ का, अगर उसको लगता है कि ये कैंडिडेट ठीक नहीं है तो आप बोलते हैं कि ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, इसको बदल दीजिए? नहीं नहीं, अगर वो परामर्श करेंगे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से करते हैं। मान लो किसी स्थान पर उनको कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए और परामर्श करेंगे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के पास जो इनपुट्स होंगे, जानकारी होगी, वो उनको बता देंगे। निर्णय करने का काम उनका है, निर्णय करने का काम हमारा नहीं है, और सलाह देने का काम भी हमारा नहीं है। तो क्या संबंध रहता है सरकार का, भाजपा का और आरएसएस का? किस तरीके से मार्गदर्शक, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल फिर समझिए, आप बार बार वही बात कह रहे हैं। हमारा संबंध स्वयंसेवकों से है, सरकार से नहीं है। चाहे वो सरकारी स्वयंसेवक हो, सरकार के अंदर वाले? सरकारी स्वयंसेवक नहीं होता है, स्वयंसेवक स्वयंसेवक होता है जो सरकार में भी हो। जो स्वयंसेवक सरकार में हो, पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, वो स्वयंसेवक होने के नाते परामर्श करता है। उसको कहीं कोई परेशानी लगती है तो कुछ अनुभवी लोगों के साथ बैठते हैं, और हमारे साथ बैठते हैं ऐसा नहीं है। वे जहाँ जहाँ उनको अनुभवी लोग मिलते हैं वहाँ बैठते हैं, उनकी मित्रता है, वो बैठते हैं। मीडिया क्यों फिर कहता है कि संघ ने सीधा सीधा एक डायरेक्शन दिया आरएसएस को और बीजेपी, शिवसेना को और बीजेपी को, लड़ाई झगड़ा बंद करो, साथ में 2019 का चुनाव करना है? नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है, सारा हमारा क्रिएशन है। बिल्कुल। संघ कोई निर्देश नहीं देता भाई, इनसे दोस्ती करो, इनसे झगड़ा करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये काम नहीं है। ऐसे सैकड़ों संगठन काम करते हैं जिनमें हमारे स्वयंसेवक हैं। वहाँ की भिन्न भिन्न समस्याओं पर वे विचार करने के लिए आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ट्राइबल लोग हैं, वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ कोई समस्या आती है, वो बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आपने काफ़ी काम किया है। 2019 के चुनाव के बारे में मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूँगा कि सब लोग यही बात कर रहे हैं कि 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 2-3 राज्य तय करेंगे कि वापस मोदी जी आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। आपका असेसमेंट क्या है उत्तर प्रदेश का अभी यथास्थिति में, क्योंकि अब अखिलेश और मायावती इकट्ठे हो गए? हमको ऐसा लगता है, देखो, जो वर्तमान में सरकार उत्तर प्रदेश में है या केंद्र में है, इनके कार्यों का निरीक्षण जनता करेगी, आकलन करेगी। जनता को लगेगा कि केंद्र की सरकार ने ठीक काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठीक काम किया है, तो उनके साथ जाएंगे वे लोग। ये तो आकलन करने का काम जनता का है। और वास्तव में अगर देखा जाए, आप आकलन करें, तो केंद्र की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से जनता आज विश्वास में है। हो सकता है जनता उनके साथ जाएगी। तो ये गठबंधन जो है, ये तो एज ए स्ट्रेटजी होते हैं, अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। उनकी नीतियां एक हो गई हैं क्या? विचार एक हो गया है क्या? उनका विजन कोई एक है क्या? जनता इस बात को भी सावधानी से देखती है। क्या कारण है कि ये लोग मिल गए हैं, और क्या कारण है कि ये लोग चल रहे हैं? इन दोनों का जो आकलन करेंगे तो जनता के लोग निर्णय करेंगे। आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा वैसे अरिथमेटिक पे चुनाव के? वो लोग साथ में आ गए हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है उनका। नहीं, ये तो निर्णय आप ही लोग कर पाएंगे। वोटर करेंगे सर, हम क्या करेंगे निर्णय? नहीं, मुझको लगता है जनता अधिक जागरूक है। जनता इस बात को समझती है कि देश के बारे में ठीक विजन रखने वाले लोग कौन हैं, विकास के बारे में ठीक विजन रखने वाले लोग कौन हैं, एक समाज में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करने वाले लोग कौन हैं, तो जनता ठीक निर्णय करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी अभी एक नया आगमन भी हुआ है। प्रियंका गांधी अभी कांग्रेस ने उन्हें उतारा है मैदान में। लगता है उनका कुछ इफेक्ट होगा? मेरा इस बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं है। उन्होंने प्रयोग किया है, अच्छी बात है। राजनीति में प्रयोग करने की और अवसर सबके पास है, सबको स्वतंत्रता है, तो वे कर रहे हैं, अच्छी बात है। जनता निर्णय करेगी।
कुछ खबरें बीच में आई थी कि राहुल गांधी को आप संघ के कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे एज अ स्पीकर। पता नहीं क्या हुआ, राहुल गांधी ने तो कहा मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पे। राहुल गांधी को बुलाने के पीछे क्या विचार था? हम सबको बुलाते हैं, हम किसी को भी नकारते नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि देश में 125 करोड़ लोग जो है ये सब देश के ही हैं। इसको बुलाएंगे इसको नहीं बुलाएंगे संघ सोचता ही नहीं है। हम बुलाने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो आने को तैयार हैं क्या? अभी हम बुलाएंगे तो हमारे यहाँ किसी को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उनके यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या हो गया हे भगवान। ये अभी 3 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस का कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस बहुत हाई है राहुल गांधी कि आपको लगता है इतने समय से जो राहुल गांधी राजनीति में है अब वो एक चैलेंजर के तौर पे फाइनली उभरे हैं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट? 3 राज्यों में लंबे समय से भाजपा की सरकारें चल रही थी, अब सरकारें उनकी नहीं है, तो राज्यों की सरकारें आती हैं जाती हैं, एक कॉमन फिनोमिना है, कोई इसमें नई बातें नहीं है। और कुछ राज्यों में तो बड़े मार्जिनल उससे उनकी लड़ाई हुई है। राहुल गांधी को लेकर आपका क्या विचार है? नहीं, अच्छी बात है। आपको लगता है कि थोड़े परिपक्व हुए हैं राजनेता के तौर पर? 5-6 वर्षों से लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। लोगों का कहना ऐसा है शायद उन्होंने इंप्रूव किया है, कुछ अच्छी बात है। आपको लगता है इंप्रूव किया? नहीं, मेरा ऐसा कोई आकलन नहीं है भाई। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि 2018 में आपने एक गैदरिंग में बोला कि हम सेक्युलर इसलिए हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, आरएसएस सेक्युलर इसलिए है क्योंकि हम हिंदू हैं। तो आरएसएस सेक्युलर है ये मत बोलिए, सारा देश सेक्युलर है। तो क्या आरएसएस को ये सेक्युलर शब्द संविधान सभा में आया था। संविधान सभा के लोगों ने बड़ी लंबी डिबेट के बाद ये निर्णय किया इस सेक्युलर शब्द की संविधान में आवश्यकता नहीं है। ये देश हजारों साल से सेक्युलर है। तो क्या आरएसएस को मुसलमानों से, हालांकि से कोई परेशानी नहीं? एक मिनट और, हालांकि हम लोग इस सेक्युलर शब्द से भी सहमत नहीं हैं। क्या परेशानी है सेक्युलर? हम कहते हैं कि दूसरे के मत का सम्मान करो, उसको स्वीकार करो, उसको रेस्पेक्ट करो। सेक्युलर का मतलब होता है दूसरे को सहन करो, टॉलरेट करो, बस। भारत की जो परंपरा है हजारों साल की, उसमें दूसरे मत पंथ संप्रदायों का हम सम्मान करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लोग सीखते हैं। तो हम जैनियों से सीखते हैं, बौद्धों से सीखते हैं, सिखों से सीखते हैं, वैष्णव से सीखते हैं, पारसियों से भी सीखते हैं। आरएसएस की छवि क्यों है ऐसी कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है? आरएसएस बड़ा हार्ड हिंदुत्व वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से कोई परेशानी तो नहीं है आरएसएस? आपको ऐसा लगता है जहां आरएसएस का काम बहुत ज्यादा था वहां के लोगों ने मुसलमानों को परेशान किया? कहीं 93 साल की आरएसएस की हिस्ट्री आपके सामने है, जहां आरएसएस की 500 शाखा एक एक शहर में लगती हैं। वहां के मुसलमानों से जाकर के पूछो ना। आरएसएस में मुसलमानों के लिए जगह है जगह, वहां तो सही। भारत की इस महान परंपरा के प्रति सम्मान करें और आ जाएं, हमारे स्थान है। राहुल गांधी ने एक बार कहा कि आरएसएस महिला विरोधी संगठन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में माँ है, बहन है, हमारे घर में महिलाएं हैं, हम उनके विरोधी हो सकते हैं क्या? इस देश की परंपरा में महिला का दर्जा माता के बराबर, माता देवता के बराबर है। क्या आरएसएस में कभी महिला सह संचालक की पोजीशन तक जा सकती है? मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुषों का संगठन है, तो उसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है। कि भारत की जो फर्स्ट 11 टीम क्रिकेट की खेलती है उसमें कितनी लड़कियां खेलती हैं? तो उसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जगह नहीं, एंटी वुमेन है। प्रश्न जगह का नहीं है। हमने शुरू ही युवकों के लिए किया है, ये पुरुषों का ही संगठन है, लेकिन महिलाएं बहनें अपना अलग संगठन चलाती हैं ना। आपका यह कहना है कि साथ साथ ये होना चाहिए? मैं तो पूछ रहा हूं आपका नहीं, हम बता रहे हैं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुषों का संगठन है, बहनों का, महिलाओं के संगठन अलग है ना। क्या आरएसएस जो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है पार्लियामेंट में, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है? हाँ, अगर सबकी सहमति बनती है महिलाओं के आरक्षण के ऊपर तो इसमें हमारी भी सहमति है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी, तो आपको लगता है इस बार उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए था? वो निर्णय करेंगे। मोदी जी इस बार फिर कंटेंडर हैं। पिछले 5 सालों में आपके आकलन के हिसाब से ऐसा क्या कार्यक्रम थे जो आपको लगा कि उनके अचीवमेंट हैं, जो आरएसएस की विचारधारा थी या जो इस तरह का आप चाहते थे कि काम करे ये सरकार, और क्या कमी रह गई? पिछली सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम तो किए हैं, हालांकि जो परिस्थितियां उनको मिली थी वो आप लोगों को सबको मालूम है। फिर भी एक बड़ा काम तो ये ध्यान में आता है कि सारे दुनिया भर में, विश्व भर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हर आयाम में, हर डायमेंशन में देश की रेटिंग बढ़ी है। देश ने एक अच्छा स्थान बनाया है। भारत को देखने की दृष्टि दुनिया भर के लोगों की बदली है। एक मेजर चेंज जो है। नंबर 2, देश में 30-35 करोड़ गरीब लोगों को भी लगता है हम लोग देश के नागरिक हो गए। अब उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जैसे गैस पहुंच रही है करोड़ों लोगों के घर में, करोड़ों लोगों का अकाउंट खुल रहा है, जो बैंक के दरवाजे नहीं जा सकते थे वे अकाउंट खुलवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें कि करोड़ों लोगों को लगता है हम देश के मुख्य धारा में है। उनका स्वाभिमान बढ़ रहा है। कमी कहाँ रही? एक तीसरा डायमेंशन और देखिए। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं लंबे समय तक। त्रिपुरा में इंसर्जेंसी है क्या? अब मणिपुर में इंसर्जेंसी है क्या? आसाम में इंसर्जेंसी कहां चली गई? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर काफी नॉर्थ ईस्ट में इस समय चर्चा है, काफी हंगामा है। सरकार को उसका शायद खामियाजा भी भुगतना पड़े 2019 में। मैं एक मिनट बताऊं, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी बिल्कुल समाप्ति की ओर चली गई है। 2-3% कुछ इंसर्जेंट्स होंगे बस। कितना बड़ा मेजर चेंज है। 15 अगस्त 26 जनवरी नॉर्थ ईस्ट के 90% जगह पर पब्लिकली नहीं मनाया जाता था। इंसर्जेंट ग्रुप्स ऐलान कर देते थे, डिक्लेयर करते थे 15 अगस्त नहीं मनाना। 15 अगस्त नहीं मनता था। पूरे आसाम में, पूरे मणिपुर में, त्रिपुरा में नहीं मनता था। अब मनता है बहुत अच्छे से। दसियों हजार लोग आते हैं। आपको लगता है कुछ कमी भी रही है? आपको लगता है चेंज है? अब वो तो जनता तय करेगी। आपको लगता है चेंज है? वोट अब देगी जनता, तय करेगी कितना बदलाव है। देखो, इस चेंज को केवल वोट के नजरिए से मत देखो। सारे देश में इंसर्जेंसी कम हुई। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है हम देश के साथ हैं। चलिए, ये तो आपने अचीवमेंट गिनाया। आपको लगता है आरएसएस के हिसाब से कुछ कमी भी रही सरकार में? नहीं, हमने ऐसा आकलन कभी नहीं किया। हमको लगता है अच्छा का आकलन हुआ है, लेकिन कुछ कमी रही है उसका आकलन नहीं हुआ है। नहीं, हमको ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दे जो अनछुए थे वे अच्छे से आगे बढ़ रहे। आपको नहीं लगता? मैं 2-3 अभी मैं कुंभ में गया था जी। मैं पिछले 4 कुंभ से लगातार जा रहा हूं। इतना गंदा पानी गंगा में आता था, कोई चिंता किसी को रहती नहीं थी। 10 करोड़ लोग कुंभ में आते हैं, दुखी होकर के जाते थे। इस बार निर्मल गंगा का जल देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता है। क्या ये परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल। मैं 2-3 सवाल हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं, मैं उसको फटाफट कर देता हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है अब। बीजेपी में जो अभी करंट लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी के अलावा आपको कौन लगता है उसमें प्रधानमंत्री होने का पोटेंशियल है फ्यूचर में? आप कहें तो मैं ऑप्शंस भी दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ ये निर्णय भाजपा को करना है। ये निर्णय हमारा नहीं, और हमारा सोचने का दृष्टिकोण भी है नहीं। उसमें एक संघ के बीएन गडकरी जी का बड़ा नाम आता है, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ। नहीं, तीनों में अगर आपको लगता हमारी हो, कोई भूमिका नहीं है। आपके पर्सनल हिसाब से कौन? वो उनको प्रधानमंत्री तय करना तो भाजपा को ही तय करना है। कभी भी हो 2019 में, 24 में, 24 के बाद आपको लगता है कोई इनमें से है जो आगे पोटेंशियल? नहीं, ये हमारे विचार करने का प्रश्न नहीं है। आप यहाँ पर हैं, राम मंदिर के बारे में बात करना थोड़ा लाजमी है। 1991 से बीजेपी के यूपी में, सेंटर में जो भी जब भी इलेक्शन लड़ा गया, राम मंदिर मैनिफेस्टो में रहा है। पूरी प्रचंड बहुमत की सरकार में भी राम मंदिर नहीं बनवा पाई। निराशा है आपको सरकार से? देखो, राम मंदिर के मुद्दे को समझना,
राष्ट्रपति महोदय ने 93 में सर्वोच्च न्यायालय से पूछा, क्या यहां कभी नीचे हिंदू स्ट्रक्चर था? अगर था तो हम वहां मंदिर बनवाने के लिए अनुमति देंगे। बाद में खोज हुई, बाहर से विदेश से एजेंसीज आई, अंदर बोरो करके जमीन में देखा तो ध्यान में आया 4 स्तर पर हिंदू स्ट्रक्चर था। ये विदेशी एजेंसीज ने बता करके दिया। सरकार सर्वोच्च न्यायालय को ये निर्णय करना है कि ये हिंदू स्ट्रक्चर था तो टाइटल शूट है, जमीन किसकी? इसमें इतना लंबा समय लगाने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने जो इसमें प्रयत्न करे उनसे आप संतुष्ट हैं? भाई, सरकार के प्रयत्न भिन्न प्रकार के। जब कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो दो ही बात हो सकता है। नंबर 1, कोर्ट इसको थोड़ा वरीयता क्रम में देखे, कोर्ट वरीयता क्रम में देख के जल्दी निर्णय करे। मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। पुलवामा में भी अटैक हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया कि हम लोग पाकिस्तान में जाके वहाँ पर उन्हें जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर बम गिराएंगे। रिस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं? मुझे याद है क्योंकि आरएसएस के बारे में पढ़ रहा था, 1971 में इंदिरा गांधी के रिस्पॉन्स को आरएसएस ने काफ़ी सहारा था, काफ़ी उसको सराहा था। दोनों में कुछ फ़र्क लगता है आपको, नरेंद्र मोदी जी का जवाब और इंदिरा गांधी के जवाब में? हम समझते हैं 130 करोड़ का देश जैसे जवाब देना चाहिए वैसे जवाब दिया गया है। सारा देश इस मामले पर एकजुट है और सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट और प्रसन्न है। संघ सरकार की कार्रवाई से प्रसन्न है। Ladies and gentlemen, Dr. Sharma, of course, putting and outlining the role and the coordination, though he doesn't want to divulge much, but RSS indeed plays an extremely important role, and in 2019, for the Bharatiya Janata Party, the cadre of the RSS is going to possibly be the trump card. Thank you so much, Dr. Sharma. Thank you so much for being here on India.